नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। साथियों, आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। ये खासकर उन साथियों के लिए जो AGTA 3446 में जो पोस्ट निकली हुई है उसमें अपना सिलेक्शन पाना चाहते हैं। तो साथियों, अगर आप वास्तव में 3446 जो पोस्ट निकली हुई है उसमें अपना सिलेक्शन पाना चाहते हो तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि जो मैं आपको ये मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ जो कि आपका 13 जुलाई को एग्ज़ाम होना है, उसमें काफ़ी क्वेश्चन इससे पुट अप हो जाएंगे और आपको जो पेपर का लेवल का भी पता चल जाएगा। लगभग कुछ लेवल भी ऐसे ही रहने वाला है। तो इसमें साथियों हम ओनली एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के क्वेश्चनों का ये मॉक टेस्ट है साथियों, और क्वेश्चनों की संख्या 100 है, यानी 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस मॉक टेस्ट में। फिर आपके सवाल हमारे जवाब वो बाद में हम उसमें बता देंगे जब मॉक टेस्ट का अंतिम जो समय रहेगा। और ये हमारे चैनल से रिलेटेड है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरीके से बेल आइकन भी पुश कर लेना, ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। तो साथियों, आज का जो सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। सभी धैर्य बना के रखेंगे। अगर आप इस मॉक टेस्ट में से 100 में से अगर 65 से 70 क्वेश्चन आप आफ्टर नेगेटिव लाते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा जो रिस्पॉन्स रहने वाला है, अच्छा रिजल्ट रहने वाला है। जो आपका 13 तारीख को एग्जाम होने वाला है AGTA का। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं आज के हम अपने इस मॉक टेस्ट की तरफ। साथियों, एक बात और बताना था। ये 3446 पोस्ट हैं, आप भली भांति जानते हो। ये जो 100 क्वेश्चन के लिए टाइम 2 आवर्स यानी 2 घंटे का समय है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको 2 घंटे से पहले ही कराने का, लेकिन आपको भी मैं समय दूंगा। तो आपसे निवेदन है कि अपने पास में एक रफ रजिस्टर ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, और जैसे ही मैं पर्सन बोलूँगा और उसके ऑप्शन बोलूँगा तो आपको जो भी सही आंसर लगे उसको अपने जो है मतलब अपने रजिस्टर में उसका ऑप्शन को नोट कर लोगे। अंत में मुझे आप बताओगे अपना नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और आफ्टर नेगेटिव इतना मेरा सही बना है। तो टोटल क्वेश्चनों की संख्या साथियों 100 है। और इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको, इसमें साथियों नेगेटिव मार्केटिंग का भी मतलब नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है 1/4। यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो एक क्वेश्चन आपका सही काट लिया जाएगा। तो अब हम बिना रुके चलते हैं आज के एग्रीकल्चर टॉप 100 क्वेश्चन की तरफ। और आपका पेपर का जो लेवल है लगभग ऐसे ही रहने वाला है जैसा मैं मॉक टेस्ट इसको दे रहा हूँ। और ईमानदारी से सभी इस मॉक टेस्ट को देंगे और अंत में अपना जो है नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम और अपना ये स्कोर बताएंगे। ठीक है साथियों, चलते हैं आज के अपने इस मॉक टेस्ट की तरफ। तो साथियों, पर्सन बोलने के बाद और ऑप्शन बोलने के बाद में मैं 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड का समय दूंगा, क्योंकि आपको पहले भी पढ़ लोगे नीचे वाले पर्सनों को, तो बहुत ज़्यादा समय मैं आपको दूंगा नहीं। जैसे इसमें पर्सन नंबर पहला है, सर्वप्रथम गेहूं की खेती प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन है 4500 BC पूर्व, ऑप्शन बी 2200 BC पूर्व, ऑप्शन सी 8700 BC पूर्व, ऑप्शन डी 7500 BC पूर्व। तो आपको समय मिलता है अब अपना आंसर करने का। तो जो भी इसका राइट आंसर लगे उसको आप अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए। इसके जस्ट बाद ही मैं आपको आंसर
दूंगा और उससे आप लास्ट में मिलान कर लेना। ईमानदारी से अगर गलत है तो गलत ही करना, सही है तो सही करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सर्वप्रथम गेहूं की खेती प्रारंभ हुई थी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 7500 बीसी पूर्व में गेहूं की खेती प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सिंचाई आयोग का गठन हुआ था, ऑप्शन ए 1801 में, ऑप्शन बी 1901 में, ऑप्शन सी 1981 में, ऑप्शन डी 1999 में। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। आपका समय स्टार्ट हो रहा है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रथम सिंचाई आयोग का जो गठन हुआ था 1901 में हुआ था। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं, क्योंकि साथियों मुझे 100 क्वेश्चन आपको मतलब पढ़ाने भी हैं और एक्सप्लेन भी करने हैं, आपको समय भी देना है। हो सकता है कि 2 घंटे से ज़्यादा प्लस में भी वीडियो जा सकती है। वैसे मेरा प्रयास यही रहेगा कि लगभग इसको 90 मिनट के समथिंग में इसको कवर किया जाए, 80 से 90 मिनट में। तो बात करें प्रश्न नंबर 3 की, 1943 में धान की कौन सी व्याधि के कारण बंगाल में अकाल पड़ा? ऑप्शन नंबर ए ब्लाइट, ऑप्शन बी ब्लास्ट, ऑप्शन सी भूरी पत्ती धब्बा, ऑप्शन डी टुंगड़ो। साथियों बहुत ही सोच समझ के ये आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है और पेपर का लेवल ऐसे ही रहने वाला है जैसे इस मॉक टेस्ट में प्रश्न दिए हुए हैं। तो प्रश्न नंबर 3 के लिए आपको समय मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। 1943 में धान की जो भूरी पत्ती धब्बा के कारण बंगाल में अकाल पड़ा था। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 4 जो ये है, ट्राइसेम ट्राइसेम प्रोग्राम कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1979, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1985। तो आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 1979 में ये जो ट्राइजेम प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। तो इसको आपको याद रखना है साथियों। ईमानदारी से मुझे लास्ट में आप बताओगे कि आपके प्रश्न कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, क्योंकि इस मॉक टेस्ट के बेस पे ही मैं आपका लेवल भी चेक कर लूँगा कि आपने वास्तव में कितनी स्टडी की तैयारी की है एग्रीकल्चर से। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। राष्ट्रीय कृषि नवाचार प्रोग्राम, जिसको NAIP के नाम से भी जाना जाता है, यह कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1998 में, ऑप्शन बी 2004 में, ऑप्शन सी 2006 में, ऑप्शन डी 2009 में। तो आपको बताना है राष्ट्रीय कृषि नवाचार प्रोग्राम कब शुरू हुआ था। आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। थोड़ा सा मैं आंसर इसलिए जल्दी बता रहा हूं क्योंकि आप प्रश्न को और ऑप्शन को पहले ही पढ़ लेते हो। तो बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो राष्ट्रीय कृषि नवाचार प्रोग्राम हमारा 2006 में स्टार्ट हुआ था। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 में है, मानसून किस भाषा का शब्द है? साथियों आज अभी मैं जब मॉर्निंग में एक वीडियो बनाया था, जैसे एग्रोनॉमी हुआ, आपका हॉर्टिकल्चर हुआ, पोमोलॉजी हुआ, तो ये किस भाषा से लिए हुए शब्द हैं? तो उसी में मैंने बताया था साथियों कि अगर किसी शब्द में कल्चर लगा होगा तो कल्चर यानी लैटिन भाषा से यूज हुआ है, और नोमी इस तरीके से जिसमें वाई आ रहा होगा तो वो हमारा ग्रीक भाषा से लिया हुआ है। लेकिन साथियों इन दोनों में जैसे मेट्रोलॉजी हुआ, ये थोड़ा सा कुछ अलग है, कुछ अपवाद भी है। तो ये इसका जो मतलब ऑप्शन नंबर पहले पर्सन यही है
6 कि मानसून किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपको समय मिल रहा है अब, क्योंकि मैं समय हर पर्सन में दूंगा आपको करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मानसून जो शब्द लिया गया है अरबी भाषा से लिया गया है। ठीक है साथियों, प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 7 में ये है, भारत में शुद्ध फसल बोया गया क्षेत्रफल कितना है? तो भारत में शुद्ध फसल बोया गया क्षेत्रफल यानी एक शुद्ध फसल बोया गया क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 328.7 मिलियन हेक्टेयर, ऑप्शन बी 306 मिलियन हेक्टेयर, ऑप्शन डी सी हो जाएगा 193 मिलियन हेक्टेयर, ऑप्शन डी हो जाएगा 141 मिलियन हेक्टेयर। तो ये आपको बताना होगा साथियों कि भारत में शुद्ध फसल बोया गया क्षेत्रफल कितना है। तो इसका जो राइट आंसर आपको देना है, आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 का डी, यानी भारत में शुद्ध फसल बोया गया जो क्षेत्रफल है 141 मिलियन हेक्टेयर है। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 8 की। ये देखो थोड़ा सा भाई जो जिस बुक से हमने लिया गया है तो वो राजस्थान के प्रकाशन वालों की बुक है। तो वो सीधी सी बात है भाई, थोड़ा सा जहाँ की बुक है तो वो वहाँ से प्रेफरेंस करेगा। तो इसमें राजस्थान में देखो, राजस्थान जो है वो भी एक कृषि प्रधान राज्य है, खासकर उसमें कुछ फसलें बहुत अच्छी होती हैं। तो इसमें साथियों राजस्थान की फसल संघनता पूछ ली है। देखो साथियों, यहाँ राजस्थान की बात हो रही है इस मॉक टेस्ट में, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश की फसल संघनता याद रखनी है। ठीक है साथियों, एग्जामिनर जैसे यहाँ राजस्थान की पूछ ली है, आपसे डायरेक्ट क्या पूछ सकता है? उत्तर प्रदेश की फसल संघनता पूछ सकता है। तो प्रश्न नंबर 8 में है, राजस्थान में फसल संघनता प्रतिशत कितनी है? ऑप्शन ए 128 से 130%, ऑप्शन बी 135 से 140%, ऑप्शन सी 140 से 150%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 8 के लिए आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में जो फसल संघनता है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 128 से 130% है राजस्थान की फसल संघनता। आपको उत्तर प्रदेश की याद रखनी है। ऑप्शन नंबर मतलब प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 9 में क्या है? NBPGR, जिसको साथियों इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये कहाँ पर स्थित है? तो इसको आपको बताना है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी लखनऊ। साथियों धैर्य बना के आपको रखना होगा। आप सोच रहे हो कि ऐसे ही लड्डू मिल जाए, ऐसे ही मेरे 100 में से 90 क्वेश्चन बन जाए, 80 बन जाए, 70 बन जाए, तो ऐसे नहीं होगा। आपको धैर्य बना के रखना होगा, शांत मन से आपको सुनना होगा और आंसरों को सही करना होगा, ईमानदारी से फिर हमें लास्ट में बताना होगा, तब जाके आपका विश्लेषण किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ये नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा गया है? भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। तो डायरेक्ट ऐसे प्रश्न की आने की पूरी संभावना है। जब आप ऑप्शन को पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा कि भारत का द्वितीय स्थान किस चीज में है। ऑप्शन ए गेहूं व चावल उत्पादन में, ऑप्शन बी फल व सब्जी उत्पादन में, ऑप्शन सी रेशा व तिलहन उत्पादन में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका राइट आंसर आपको बताना है। समय आपका स्टार्ट हो रहा है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इज राइट आंसर, यानी भारत का विश्व में द्वितीय स्थान गेहूं और चावल में भी है, और फल और सब्जी में भी है, और रेशा तथा तिलहन उत्पादन में भी है। तो सबके सभी में द्वितीय स्थान है भारत का। वर्ल्ड की बात हो रही है साथियों ये। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। भारत का प्रथम स्थान है, तो भारत का इस बार प्रथम स्थान पूछ लिया है। ऑप्शन नंबर ए दूध व मसाला उत्पादन में, ऑप्शन बी सरसों व ग्वार उत्पादन में, ऑप्शन सी फूल गोभी या पत्ता गोभी में, ऑप्शन डी ए और सी दोनों सही। तो आपका समय स्टार्ट हो रहा है, अब आपको आंसर बताना है साथियों। तो प्रश्न नंबर 11 का आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भारत का जो प्रथम स्थान है साथियों, दूध उत्पादन व मसाले उत्पादन में प्रथम स्थान है भारत का। ठीक है साथियों, बाकी इनमें नहीं है, इनमें नहीं है। कभी इनको आप ए बी सी दोनों इस तरीके से, एग्जामिनर ऐसा प्रश्न देगा आपको कंफ्यूजन करने के लिए, लेकिन इस ऐसे प्रश्न जितने आसान हो जाते हैं उतने आपके नेगेटिव भी काट लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 मार्च, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 30 मार्च, ऑप्शन डी 5 जून। तो आपको बताना है साथियों प्रश्न नंबर 12 का आंसर, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन हमने बता ही दिए हैं, आंसर आपको बताना है। आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। विश्व वन दिवस जो बनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। आशा करता हूं सभी का ये प्रश्न 100% सही होगा। प्रश्न नंबर 13, किसान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 दिसंबर, ऑप्शन बी 23 दिसंबर, ऑप्शन सी 16 दिसंबर, ऑप्शन डी 16 जुलाई। तो साथियों ये जो है इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि किसान दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष किस दिनांक को बनाया जाता है और किस माह में बनाया जाता है। आपका समय स्टार्ट हो रहा है साथियों। तो आशा करता हूँ सभी का आंसर आ गया भी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। किसान दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आपको ये बताना है कि जो प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है वो किन की किन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बनाया जाता है, तो उनका नाम बताना है आपको। प्रश्न नंबर 14, टिकाऊ खेती जिसको साथियों सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है, तो टिकाऊ खेती को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए कार्बनिक खेती, ऑप्शन बी प्राकृतिक खेती, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी खेती, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को क्या क्या कहा जाता है? आपका समय स्टार्ट हो रहा है, मैंने ऑप्शन भी बता दिए हैं साथियों। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी। क्योंकि जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो कहा जाता है, कार्बनिक खेती को भी कहा जाता है, प्राकृतिक खेती को भी कहा जाता है, पारिस्थितिकी खेती को भी कहा जाता है। ऐसे प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। साथियों एक बात और बता रहा हूँ मैं, ज़्यादातर आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न जब भी आए और जहाँ उपयुक्त सभी की बात आए तो प्रोबेबिलिटी रहती है कि 90% वो उपयुक्त सभी वाला ही उसका आंसर सही होता है। 90% ऐसा ऑप्शन रहता है उपयुक्त सभी वाला। तो अगर ऐसे प्रश्न आप के सामने आ जाए और 2 या 3 1 या 2 ऑप्शन अगर सही सही कर पा लो, या 3 ऑप्शन भी सही कर पा लो और 1 या 2 ऑप्शन अगर नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें आप जो है ऐसे पर्सन पे आप रिस्क ले सकते हो, उपयुक्त सभी वाला आंसर लगा सकते हो। ठीक है साथियों, एक तो ये वाला उपयुक्त सभी वाले पे आपको चांस लेना है, और एक चांस लेना है साथियों जैसे
आपका कोई पर्सन है और कोई पर्सन का साथियों एक होता है ऑप्शन। किसी का तो ऑप्शन होता है ए का छोटा सा, ठीक, बी का भी छोटा सा हो गया, सी का थोड़ा सा बड़ा हो गया और डी का फिर छोटा सा हो गया। तो साथियों ऐसे पर्सन पर आपको ध्यान रखना है। अगर कोई ऐसा पर्सन आ जाए जिसका ऑप्शन ज्यादा बड़ा आ रहा हो, तो प्रोबेबिलिटी जो एग्जामिनर कोशिश करता है कि उसको थोड़ा सा डिटेल में लिखने की, तो ऐसे पर्सन की भी 80 से 85% प्रोबेबिलिटी होती है कि बड़ा ऑप्शन वाला आंसर होता है। ठीक है साथियों, मैं जो जो मुझे फंडे भी बता रहा हूँ आपको कि आप मेहनत तो करोगे ही, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी भी करोगे तो उससे भी आप कुछ परसेंट के अंक कमा जाओगे। पर्सन नंबर 15 की बात मैं करता हूँ साथियों। 15, पर्सन नंबर 15 क्या है? पर्सन नंबर 15 ये है, समान गति की वायु को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो इससे रिलेटेड एक पर्सन यहाँ से जरूर आएगा कि रेखाओं से रिलेटेड। तो समान गति को मतलब समान गति की वायु को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए आइसोबार, ऑप्शन बी आइसोटैक, ऑप्शन सी आइसोआहिट, ऑप्शन डी आइसोटोप। तो आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब साथियों। पर्सन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। समान गति की वायु को मिलाने वाली रेखाएं आइसोटैक के नाम से जानी जाती है। बात करते हैं साथियों पर्सन नंबर 16 की। मैं अभी भी बता रहा हूँ, देखो मैं तो आपको पर्सन भी करा रहा हूँ, एक्सप्लेन भी करा रहा हूँ और समय भी दे रहा हूँ, तो मुझे तो देखो टाइम लग सकता है, लेकिन आप लोग एज ए स्टूडेंट यानी आप मॉक टेस्ट को हल कर रहे हो तो आपको समय ज़्यादा नहीं लग रहा होगा। लेकिन साथियों अगर आप भी मेरी स्थान पर होगे तो आप भी पूरे कोशिश करोगे कि सामने वाले बंदे को सभी पॉइंट क्लियर किए जाए। पर्सन नंबर 16 है, यह है लाइसीमीटर, यानी लाइसीमीटर यंत्र काम आता है। ऑप्शन ए वाष्पोत्सर्जन नुकसान नापने के लिए, ऑप्शन बी निचलालन नुकसान का पता लगाने के लिए, ऑप्शन सी ए और सी दोनों सही, ऑप्शन डी मृदा नमी में की मात्रा ज्ञात करने में। तो साथियों इसका आंसर आपको बताना है। आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब। और एक और मैं बात बता रहा हूँ, जैसे ये पर्सन है इस तरीके से कभी कभी किसी पर्सन में ए और सी या ए और बी या ए और डी, इस तरीके से जब भी आपको पर्सन देखने को मिले उसमें भी 80 से 85% प्रोबेबिलिटी होती है कि ये जो इस तरीके के पर्सन होते हैं वो सही हो जाते हैं। ए और सी, ए और बी या बी और सी, इस तरीके से जब भी आपके ऑप्शन में आते हैं वो भी प्रोबेबिलिटी सही होने के चांस पूरे होते हैं। तो ये मैं फंडे बता रहा हूँ, इनसे आप लास्ट में जब आप पेपर में कुछ करोगे या आप पेपर से पहले मॉक टेस्ट में इन ट्रिक को अपना के देखना, आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे ही बढ़ जाएंगे। अगर आपका 50 स्कोर आ रहा होगा तो वही स्कोर आपका 55 से 56 क्वेश्चन हो जाएगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है साथियों। तो ये अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16 का सी, ए, ए और सी दोनों। तो साथियों ए और सी दोनों, ए और सी दोनों नहीं होगा इसमें साथियों, ए और बी होगा। ठीक है साथियों, ए और बी, क्योंकि सी तो ऑप्शन ही नहीं है। ये थोड़ा सा टाइपिंग में इन्होंने मिस्टेक कर रखा है, सी नहीं होने का है। जो इसमें हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन का पता लगाने के और निचला चरण के नुकसान का पता लगाने के लिए ए और बी दोनों ही आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और उसमें कौन कौन से ऑप्शन है? ए और बी दोनों ही हमारे सही हैं। ऐसे भी थोड़ा सा मिसप्रिंट भी हो जाता है, चलो कोई बात नहीं। भाई देखो राइटर अच्छे हैं लेकिन क्या कर सकते हैं, लेकिन हम आप अगर इन चीज़ों को नहीं पकड़ेंगे तो फिर हमारा आपका पढ़ना बेकार है। फिर बात करते हैं साथियों पर्सन नंबर 17 की। वायुमंडल में लंबे समय के मौसम के सार को क्या कहते हैं? तो देखो साथियों ये भी मैंने एक
प्रश्न इससे रिलेटेड कराया था। वायुमंडल में लंबे समय के मौसम के सार को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बायोस्फीयर, ऑप्शन बी एटमॉस्फेयर, ऑप्शन सी जलवायु, ऑप्शन डी लिथोस्फीयर। तो आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब प्रश्न नंबर 17 के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वायुमंडल में लंबे समय के मौसम के सार को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी जलवायु कहते हैं। वायुमंडल में लंबे समय के मौसम के सार को जलवायु कहते हैं। प्रश्न नंबर, अब बात करते हैं साथियों 18 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, सबसे शुद्ध बीज जो माना जाता है कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए मूल केंद्रक बीज, ऑप्शन बी आधार बीज, ऑप्शन सी पंजीकृत बीज, ऑप्शन डी प्रमाणित बीज। तो आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे जो शुद्ध बीज माना जाता है केंद्रक बीज माना जाता है, जिसको न्यूक्लियस सीड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साथियों, अगला नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, बीज अधिनियम यानी सीड एक्ट कब बना था? ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1971। आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब। साथियों बहुत ही हिसाब से ये मॉक टेस्ट का आप लोगों के लिए चयन किया गया है, ताकि आप बिल्कुल भी घबराओ नहीं कि पेपर का लेवल कैसे रहने वाला है, कैसे प्रश्न आएंगे। आप मान के चलिए ऐसे ही आपका पेपर बनने वाला है, जैसे मैं आपको ये मॉक टेस्ट करा रहा हूँ। तो बीज अधिनियम जो एक्ट जो कब बना था? तो सीड एक्ट जो बना था साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 1966 में सीड एक्ट ये आपका बना था, 1966 में। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। ट्रेटाजोलियम परीक्षण क्या जाता है? ऐसे प्रश्न जब मैं लाइव सेशन लेकर आ रहा था और मैं आपको बता रहा था किन किन टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न आने की संभावना है, तो ये वाला प्रश्न भी मैंने बोला था कि जो ट्रेटाजोलियम परीक्षण जो किया जाता है वो किस लिए किया जाता है। जैसे ऑप्शन ए अंकुरन ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन बी बीजों की शुद्धता ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन सी जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका समय स्टार्ट हो रहा है अब साथियों, और इसका राइट आंसर बताना है प्रश्न नंबर 20 का। तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जो ट्रेटाजोलियम परीक्षण जो किया जाता है वो जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए। किस चीज का जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए? साथियों बीज, जो बीज होते हैं सीड, उनकी जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए ट्रेटाजोलियम परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 21 में क्या पूछा गया है? बीजों की जीवन क्षमता, जिसको वेबिलिटी बोलते हैं, उसको ज्ञात करते हैं, किसके द्वारा ज्ञात करते हैं बीजों की जीवन क्षमता? ऑप्शन ए ग्रेडेक्स परीक्षण से, ऑप्शन बी इंडिको कंबाइंड डाई से, ऑप्शन सी ट्रेटाजोलियम परीक्षण से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो अभी मैं ऐसा प्रश्न अभी बताया था, ये सीधा उसका उल्टा पूछ लिया है। तो देखो एग्जामिनर है, कुछ भी पूछ सकता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपने बता ही दिया होगा कि बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए। अब के इसने इसका उल्टा पूछ लिया, डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया, और ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ट्रेटाजोलियम परीक्षण से क्या जाता है? बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात की जाती है। ऊपरले प्रश्न में डायरेक्ट पूछ लिया था ऐसे, लेकिन इस बार इसका उल्टा करके पूछ लिया 21वें नंबर में। तो ये चीज आपको याद रखना है कि एग्जामिनर किसी भी तरीके से प्रश्न को पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 22 की तरफ चलते हैं साथियों। बीजों का कम से कम वास्तविक मान होना चाहिए। तो बीजों का कम से कम वास्तविक मान कितना होना चाहिए, ये आपको आंसर बताना है इसका। तो ऑप्शन ए 70%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 99%।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जो बीजों का कम से कम वास्तविक मान होना चाहिए साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी 75% बीजों का कम से कम वास्तविक मान होना चाहिए। प्रश्न नंबर 23 की तरफ बात करते हैं। गेहूं के बीजों का परीक्षण भार होता है, ऑप्शन ए 2 ग्राम, ऑप्शन बी 21 ग्राम, ऑप्शन सी 25 ग्राम, ऑप्शन डी 40 ग्राम। साथियों ये मॉक टेस्ट मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, सारे पॉइंट और सारे जो आपने अब तक तैयारी करी होगी उन सभी में से ये है, और आपको पता भी चल जाएगा कि कैसा लेवल है इस मॉक टेस्ट का। तो गेहूं के जो बीजों का परीक्षण भार होता है ये होता है साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, मतलब 40 ग्राम होता है गेहूं के बीजों का परीक्षण भार। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 24 की। ये है आपका बीज सूचकांक यानी सीड इंडेक्स कहलाता है। तो सीड इंडेक्स जो कहलाता है, ऑप्शन ए 1000 बीजों के भार को, ऑप्शन बी 100 बीजों के भार को, ऑप्शन सी 25 बीजों के भार को, ऑप्शन डी 250 बीजों के भार को। तो आपको बताना है जो बीज सूचकांक जो कहलाता है निम्न ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है। आपका समय स्टार्ट हो रहा है साथियों। देखो मैं मजाक करता हूँ लेकिन एक समय होता है हर चीज का, इसलिए बहुत सीरियस होके पढ़े, और मन नहीं है तो मॉक टेस्ट मत दीजिए, जब आपका मन करे तब आप मॉक टेस्ट देना, लेकिन ईमानदारी से मॉक टेस्ट दीजिए क्योंकि आप लोगों के लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं और बहुत बहुमूल्य समय निकाल कर आपको ये मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो आप भी ईमानदारी से अगर हमें इस मॉक टेस्ट को देकर अपना स्कोर बताओगे तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगेगा और हमसे ज़्यादा आप अपने आप को अच्छा फील करोगे। तो जो बीज सूचकांक यानी सीड इंडेक्स जो कहलाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 100 बीजों के भार को। 100 बीजों के भार कहलाता है ये बीज सूचकांक। साथियों एक बात मैं बोल रहा हूँ, इसमें आपको राइट आंसर बताना है क्योंकि मैं इसमें इनके अकॉर्डिंग कंफ्यूज हो गया, क्योंकि जो होता है बीज सूचकांक 1000 बीज के भार को मैंने पढ़ा था, लेकिन अब इन्होंने ये 100 बीजों के भार को मान रखा है, तो इसका आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा राइट आंसर है। बाकी मैं अन्य बुक में थोड़ा सा देख लूंगा, कभी कभी अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होगा, कभी पता चला अगले क्वेश्चन भी मैं सही एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर ए है इसका, बाकी बी देख लेना आप। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। आलू की शुष्क अवस्था तोड़ने हेतु छिड़काव करते हैं, तो ऑप्शन ए KNO3 का, ऑप्शन बी H2SO4 का, ऑप्शन सी HCl का, ऑप्शन डी थायो यूरिया का। तो आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब। तो आलू की शुष्क अवस्था को तोड़ने के लिए जो छिड़काव करते हैं साथियों, बताना है आपको आंसर इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। थायो यूरिया के द्वारा आलू की शुष्क अवस्था तोड़ी जाती है। प्रश्न नंबर 26 है। सीड प्लांट तकनीक ये आलू में अपनाते हैं, ये चीज यहाँ से क्लियर हो गई है। एग्जामिनर डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि सीड प्लांट तकनीक निम्न में से किस फसल में अपनाई जाती है, तो आलू में अपनाई जाती है। लेकिन अब ऑप्शन देखते कि ये क्या पूछना चाह रहा है। सीड प्लांट तकनीक आलू में अपनाते हैं, ऑप्शन ए वायरस मुक्त पौधों को प्राप्त करने हेतु, ऑप्शन बी एफिड यानी तेला मुक्त पौधे हेतु, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी सूत्रकृमि की रोकथाम हेतु। तो अब हमारे समझ में बात आई है कि ये आलू में तो अपनाई जाती है, लेकिन अपनाई किस लिए जाती है ये चीज पूछ रहा है इसमें। तो प्रश्न नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? सी इज राइट आंसर, यानी जो सीड प्लांट तकनीक जो यूज की जाती है आलू में की जाती है,
और ये वायरस मुक्त पौधे को प्राप्त करने हेतु और एफिड यानी तेला मुक्त पौधे हेतु ये जो है तकनीक यूज की जाती है आलू में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 27 की। प्रश्न नंबर 27 में क्या पूछा है, मूंगफली में आधार बीज उत्पन्न मतलब मूंगफली में आधार बीज उत्पादन हेतु पृथक्करण दूरी रखते हैं। तो पृथक्करण दूरी इसमें पूछ लिया है आधार बीज उत्पादन करने के लिए किसका, मूंगफली का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 मीटर, ऑप्शन बी 50 मीटर, ऑप्शन सी 20 मीटर, ऑप्शन डी 400 मीटर। आपका समय स्टार्ट हो रहा है साथियों, अब बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। मूंगफली में आधार बीज उत्पादन हेतु जो पृथक्करण दूरी रखते हैं 3 मीटर की दूरी रखते हैं। कितने मीटर की दूरी रखते हैं साथियों, 3 मीटर की दूरी रखते हैं। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 28 की। प्रश्न नंबर 28 में क्या बताया गया है, बड़े पेड़ों की कतारों के बीच, प्रश्न नंबर 28 है, बड़े पेड़ों की कतारों के बीच जो फसलें लेना क्या कहलाता है। तो ये चीज आपको बताना है। अगर बड़े पेड़ों के कतारों के बीच में हम फसलें ले रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए ले फार्मिंग, ऑप्शन बी एले फार्मिंग, ऑप्शन सी एग्यूमेंट फसलें, ऑप्शन डी अवतरण फसलें। तो आपका समय स्टार्ट हो रहा है साथियों, अब बताइए प्रश्न नंबर 28 का आंसर। तो इसको बोलते हैं साथियों, अगर बड़े पेड़ों की कतारों के बीच में जो फसल लेना कहलाता है ये बोलते हैं इसको एले फार्मिंग। ले फार्मिंग नहीं साथियों, एले फार्मिंग। क्या बोलते हैं, एले फार्मिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 29 की तरफ चलते हैं। अब निम्न में से कैच फसल है, कैच फसल के बारे में आपको बताना है कि कैच फसल कौन सी है। ऑप्शन ए मूंग, ऑप्शन बी उड़द, ऑप्शन सी प्याज, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपको बताना है प्रश्न नंबर 29 का। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया भी था कि एग्जामिनर बहुत ज्यादा ऐसे प्रश्न देगा नहीं, 4-5 प्रश्न देगा उपयुक्त सभी वाले, उन 5 में से कम 3 या 4 प्रश्न तो आपके 100 में से वही मिल जाएंगे उपयुक्त सभी वाले। एक ही पर्सन या 2 पर्सन ही ऐसा होगा जो कुछ से कुछ पूछ लेगा वो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कैच जो फसल है मूंग भी है, उड़द भी है और प्याज भी है। प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं साथियों, निम्न में से नकदी फसल का उदाहरण है। तो नकदी फसल का उदाहरण आपको बताना है। ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो नकदी फसल का उदाहरण आपको बताना है। आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब, यानी कहीं ना कहीं ये भी हमारा फॉर्मूला उस पर जो काम कर गया है, जो हमने अभी मंत्र आपको बताया था। तो मेरे हिसाब से और जो राइटर ने जो मतलब ये क्वेश्चन टाइप किए हैं तो बिल्कुल आंसर सटीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जो हमारी नकदी फसलें होते हैं उसमें आलू, गन्ना और कपास सभी हमारी क्या है साथियों, नकदी फसलें हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ साथियों ऐसे नहीं कि वैसे ही मैं बताने लग गया हूँ। ये देखो हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और विश्लेषण करते हैं, तब जाके इन चीजों का निष्कर्ष निकाल के आप लोगों को हम बता रहे हैं। प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 31 में क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 31 में ये है फांस। इसको हिंदी में फांस बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रप बोलते हैं। ट्रप के नाम से सब जानते हैं, लेकिन फांस फसलें है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कीटों व व्याधि को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कीटों व व्याधि को अपने से दूर भगाता है। ऑप्शन सी, जो कीटों को नष्ट करती है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई ऐसी बात तो है नहीं, आंसर तो इसमें पक्का है, ऑप्शन डी तो पक्का नहीं है। अब देखते हैं क्या हो सकता है साथियों। जो ट्रप फसलें होती हैं साथियों उसका आंसर आपको बताना है। स्क्रीन पे आपके सामने ऑप्शन भी है। तो आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जो फांस यानी ट्रप क्रॉप जो होती है, कीटों व व्याधियों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। ठीक है साथियों, तो वो हमारी ट्रप क्रॉप कहलाती है। ऑप्शन नंबर मतलब अब प्रश्न नंबर 32 की तरफ चलते हैं साथियों। देखो, मैं इनके बारे में एक्सप्लेन भी कर दूंगा, इनके उदाहरण भी दे दूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी वीडियो, बहुत ज्यादा समय खिंच जाएगा। इसलिए अभी जितना इसमें दिया हुआ है इतना ही मैं बताने की कोशिश करूंगा। बाकी एक दो पॉइंट अगर कुछ एक्स्ट्रा होता है तो उसको मैं कोशिश करता हूँ बताने का। बाकी बहुत ज्यादा अलग से नहीं बताऊंगा, नहीं तो बहुत ज्यादा समय खिंच जाएगा। प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं। एक खेत में एक निश्चित पंक्ति में मुख्य फसल के बीच की दूरी, मतलब ये बोल रहा है कि एक खेत में एक निश्चित पंक्ति में मुख्य फसल के बीच दूसरी फसल लगाना क्या कहलाता है। बड़ा बेहतरीन प्रश्न है, और ये चीज आपको देखना है कि क्या पूछना चाह रहा है। एक खेत है और एक निश्चित पंक्ति में मुख्य फसल के बीच दूसरी फसल लगाना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए मिश्रित खेती, ऑप्शन बी मिश्रित नहीं, ऑप्शन ए मिश्रित शस्य, ऑप्शन बी मिश्रित खेती, ऑप्शन सी अंतरा शस्य, ऑप्शन डी एकल शस्य। अब आपके सामने ऑप्शन है साथियों, आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एक खेत में एक निश्चित पंक्ति में मुख्य फसल के बीच दूसरी फसल लगाना जो कहलाता है साथियों, अंतरा शस्य कहलाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 की। प्रश्न नंबर 33 में क्या पूछा गया है। शुष्क खेती में बीज दर रखते हैं। बड़ा बेहतरीन प्रश्न है ये भी। ऑप्शन ए सामान्य से 10% अधिक, ऑप्शन बी सामान्य से 10% कम, ऑप्शन सी सामान्य से 50% अधिक, ऑप्शन डी सामान्य से 50% कम। अब बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अधिक वाला हो जाएगा, क्योंकि भाई शुष्क खेतियां अगर हम कर रहे हैं, वो वैसे ही शुष्क खेत जमीन सूखी पड़ी है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बीज की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा देंगे। ठीक है, थोड़ी सी कितनी, 10% के करीब। ठीक है, अगर इसमें लिखा भी है शुष्क खेती बीज दर सामान्य से 10% अधिक रखते हैं, परंतु नमी कम रहने से अंकुरण प्रतिशत कम रहता है, जिससे प्रति हेक्टर कुल पौधों की संख्या सामान्य कम रहती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। जब शुष्क खेती है, नमी नहीं रहेगी, तो कहीं ना कहीं हमारा जो भी हमने बीज डाला है उससे अंकुरण भी कम होगा, इसलिए थोड़े से बीज की मात्रा बढ़ा देते हैं। प्रश्न नंबर 34 की बात करें। जल निकास की अधोसतह, जिसको सब सरफेस विधि है, यानी थोड़ा अधोसतह को सब सरफेस के नाम से जाना जाता है। अब मैं इसको डायरेक्ट प्रश्न पढ़ दूं कि जल निकास की अधोसतह विधि कौन सी है। आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। ऑप्शन ए मोल ड्रेन्स, ऑप्शन बी रैंडम नालियां, ऑप्शन सी समांतर नालियां, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी समांतर नालियां, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, समय मिल रहा है आप लोगों को ये, और कहीं ना कहीं इस पे भी हमारा फॉर्मूला काम कर रहा है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जल निकास की अधोसतह, जिसको सब सरफेस के नाम से जाना जाता है, तो अधोसतह विधि मोल ड्रेन्स भी है, रैंडम नालियां भी है, और समांतर नालियां भी है। प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 35 क्या है। रासायनिक उर्वरकों को सिंचाई के साथ देना क्या कहलाता है। भाई बड़ा बढ़िया प्रश्न है ये भी। अगर हम रासायनिक उर्वरक को सिंचाई के साथ अगर दे रहे हैं फसल में, तो क्या कहलाएगा वो प्रक्रिया। ऑप्शन ए केमिगेशन, ऑप्शन बी हर्बिगेशन, ऑप्शन सी हो जाएगा फर्गिगेशन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 35 का इस पे काम नहीं करेगा।
इस पे काम हमारा वो काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने बताया अगर 4-5 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे, 5 या 6 क्वेश्चन, तो 1-2 क्वेश्चन वो ऐसा भी पूछ लेगा जिसमें से उपयुक्त सभी ना हो। तो ऐसा ही प्रश्न है ये भी। तो रासायनिक उर्वरकों को सिंचाई के साथ देना क्या कहलाता है, इसका आंसर आपको बताना है। समय आपका स्टार्ट हो गया है अब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। रासायनिक उर्वरकों को सिंचाई के साथ जो देना कहलाता है फर्टिगेशन प्रक्रिया कहलाता है। क्या कहला जाता है साथियों? फर्टिगेशन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 36। बड़ा अच्छा प्रश्न है। उत्तम बीज में आनुवांशिक शुद्धता होती है। ये बहुत अच्छा है। और जब आपकी गवर्नमेंट विभाग यानी कृषि विभाग में एंट्री होगी और बीज गोदाम पे जाओगे तो वहां पे लिखा भी होता है कि आनुवांशिक शुद्धता इतनी, अंकुरण क्षमता इतनी, सब उसमें लिखा होता है। और आप देख भी लेना, अगर आपके नजदीकी कोई बीज गोदाम हो तो उसमें या कोई आपके आसपास कोई किसान बीज लेकर आता है तो उस बोरे पे सब लिखा होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन इसके मैं बोल रहा हूँ, उत्तम बीज आनुवांशिक शुद्धता जो होती है, ऑप्शन ए 90 से 95%, ऑप्शन बी 95 से 99%, ऑप्शन सी 99.5 से लेकर 99%, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो 99.5 से लेकर 99.9% तक इसमें उत्तम बीज की आनुवांशिकता शुद्धता होती है। लगभग 100% ही मान के चलो, लेकिन अगर पॉइंटों में इस तरीके से परसेंटेज देगा तो फिर आपको ऑप्शन ये लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब बात करें प्रश्न नंबर 37 की। आयरलैंड में आलू में पछेती झुलसा बीमारी के कारण का अकाल पड़ा था। ऑप्शन ए 1743 में, ऑप्शन बी 1845 में, ऑप्शन सी 1866 में, ऑप्शन डी 1943 में। ये साथियों बंगाल वाली बात नहीं हो रही, ये हो रही है आयरलैंड वाली। ये चीज आपको बड़े ध्यान से अपने दिमाग में बैठाना है। तो आयरलैंड में जो आलू में पछेती झुलसा बीमारी के कारण अकाल पड़ा था वो किस सन में पड़ा था? तो साथियों इससे हमारे ऑप्शन में बता रहे हूं, समय आपका स्टार्ट हो गया है। तो प्रश्न नंबर 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आयरलैंड में आलू में पछेती जो झुलसा बीमारी के कारण जो अकाल पड़ा था 1845 में पड़ा था। ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा कि 1845 में आलू में पछेती झुलसा बीमारी के कारण कहां पर अकाल पड़ा था, ऑप्शन दे देगा आयरलैंड, तो आपको आयरलैंड ऑप्शन चुनना है। ठीक है साथियों। प्रश्न नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। 1948 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो साथियों ये अपना यूपी जो यूपी स्पेशल से रिलेटेड भी आ सकता है और एग्रीकल्चर में भी पूरी संभावना है इस पर्सन की। ठीक है साथियों। पर्सन जो मैं आपको 100 में बता रहा हूँ, इनमें से ही बहुत पर्सन, इनके इर्द गिर्द वाले पर्सन सभी पेपर में आ जाएंगे। आप अगर इसको 2 से 3 बार देख लोगे तो बहुत कुछ आप इससे हासिल कर लोगे पेपर में। तो 1948 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए अल्बर्ट मेयर, ऑप्शन बी स्पेंसर हेंच, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी एफएल ब्रेन। तो प्रश्न नंबर 38 का जो समय है आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आशा करता हूं सभी ने इसका आंसर दे भी दिया होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 1948 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो किसके द्वारा शुरू किया गया था, वो अल्बर्ट मेयर द्वारा शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 39 की बात करें तो साथियों, राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं जिसको साथियों NES के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1960। तो आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब। राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं की शुरुआत कब हुई थी, इसके लिए आपको आंसर बताना है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। राष्ट्रीय विस्तार
जो सेवाई NES की जो शुरुआत की गई थी 1953 में की गई थी। प्रश्न नंबर 40 की बात करते हैं साथियों। सूखा समव्यय क्षेत्र कार्यक्रम, जिसको DPAP के नाम से जाना जाता है, सूखा समव्यय क्षेत्र कार्यक्रम DPAP के नाम से जाना जाता है, ये कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1970-71, ऑप्शन सी 1971-72, ऑप्शन डी 73-74। तो बताइए साथियों, सूखा समव्यय क्षेत्र कार्यक्रम, जिसको DPAP के नाम से जाना जाता है, और ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, किस सन में हुआ था? आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, DPAP जो कार्यक्रम यानी सूखा समव्यय क्षेत्र कार्यक्रम जो स्टार्ट हुआ था 1973 और 1974 में शुरू हुआ था। अब बात करते हैं साथियों 41 की। जो आप एग्रीकल्चर की लगभग जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो इसका आंसर सभी ने पढ़कर दे भी दिया होगा, लेकिन मेरा काम आपको प्रश्न पढ़ाने का, ऑप्शन बोलने का, आपको समय देने का, फिर उसके बाद में आंसर मुझे बताने का काम है। तो इक्री सेट की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इक्री सेट की स्थापना कहाँ पर हुई थी? आपको समय मिल रहा है अब, और आशा करता हूं सभी का आंसर आ गया भी होगा। प्रश्न नंबर 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। इक्री सेट की जो स्थापना हुई है, ये हुई है हैदराबाद में। प्रश्न नंबर 42 की बात करते हैं। ट्रेनिंग एवं विजिट, T&V, मतलब ट्रेनिंग एंड विजिट या ट्रेनिंग एवं विजिट, ये एवं नहीं है, एंड है। ट्रेनिंग एंड विजिट जो प्रणाली कब शुरू हुई थी साथियों? ये 1969, ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी 1974, ऑप्शन नंबर डी 1979। तो आपको समय मिलता है अब, बताना है आपको T&V प्रणाली कब शुरू हुई थी, यानी ट्रेनिंग एंड विजिट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ट्रेनिंग एंड विजिट जो प्रणाली जो 1974 में शुरू हुई थी। प्रश्न नंबर 43 की बात करते हैं साथियों। देश में प्रथम KVK यानी कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में शुरू कहाँ से हुआ था? ऑप्शन ए पांडुचेरी, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी चेन्नई। आशा करता हूं सभी का आंसर भी आ गया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पांडिचेरी। तो ये चीज आपको याद रखना है, और ये आपके पेपर में प्रश्न छपा हुआ भी है। KVK जो 1974 में प्रथम KVK की स्थापना हुई थी पांडुचेरी में, या तो सन पूछ लेगा या कहाँ पर हुई थी ये पूछ लेगा। एक आपको याद रखना है कि वर्तमान समय में जो KVK की संख्या कितनी है, ये आपको याद रखना है कि पूरे भारत में KVK की संख्या कितनी है और उत्तर प्रदेश में KVK की संख्या कितनी है। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 44 की। नाबार्ड बैंक का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 12 जुलाई 1982, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1956, ऑप्शन सी 30 मार्च 1979, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1968। तो साथियों इसमें भी समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर भी आप लोगों का आ ही गया होगा। नाबार्ड बैंक का जो स्थापना या गठन हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको साथियों इंग्लिश में बोलते हैं MSP, कितनी फसलों पर घोषित किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए 15 फसलों पर, ऑप्शन बी 25 फसलों पर, ऑप्शन सी 24 फसलों पर, ऑप्शन डी 30 फसलों पर। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये मेरे हिसाब से
23 फसलें हो जाएगा, 24 फसलें नहीं होगा, 23 फसलें पे एमएसपी निर्धारित किया जाता है। कितनी फसलों पर? 23 फसलों पर एमएसपी निर्धारित किया जाता है। तो इसको आप एक्यूरेट देख लेना, बाकी एक्सप्लेन मैं बाद में कर दूंगा आपको अलग से, लेकिन जो मैं अपना जो मेरा माइंड कह रहा है 23 फसलों पर एमएसपी घोषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, 24 नहीं है 23 फसलों पर हो जाएगा ये। बाकी आप देख लेना, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बता देना, मैं भी देख लूंगा। बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 46, भारतीय दलन अनुसंधान संस्थान जिसको IIPR के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है साथियों भारतीय दलन अनुसंधान संस्थान? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। साथियों मैं आपको परीक्षा में एक प्रश्न करने का वो भी सिस्टम भी बता रहा हूँ, जैसे भारतीय दलन अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली नहीं हो सकता, काट दीजिए, जोधपुर नहीं हो सकता, काट दीजिए। अब आप कंफ्यूजन होंगे कानपुर या लखनऊ। भाई ऐसे पर्सन में प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन जाती है 50-50 की। हालांकि ये पर्सन तो आपको सबको पता होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कुछ पर्सनों में जिसमें दो पर्सन, दो ऑप्शनों को काट दो और दो ऑप्शन बचे, तो उसमें साथियों आपको रिस्क लेना चाहिए। तो इसका तो राइट आंसर हमें पता है क्या है, आप लोगों को भी पता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पेपर में आप अपना माइंड ऐसे भी चलाइए। तो प्रश्न नंबर 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारतीय दलन अनुसंधान संस्थान जो IPPR जो है स्थित है कानपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 47 की बात करते हैं साथियों, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जिसको IIVR के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? बताइए साथियों। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी शिमला। आपका समय स्टार्ट हो रहा है। आशा करता हूं ये देखते ही साथ आपका आंसर भी आ गया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR बनारस में यानी वाराणसी में स्थित है। बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 48 की, राष्ट्रीय समन्वित कीट प्रबंधन केंद्र साथियों जिसको NCIPM के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय समन्वित कीट प्रबंधन केंद्र कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी बेंगलोर। प्रश्न नंबर 48 के आंसर के लिए आपको समय मिल रहा है अब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। NCIPM जो स्थित है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 49 की बात करते हैं साथियों, वम को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोराइजा। तो माइक्रोराइजा क्या है? तो या तो वैम माइक्रोराइजा इस तरीके से पूछे। ऑप्शन ए जैविक कवकनाशी, जैविक कीटनाशी, जैविक सूत्रकृमि नाशक, ऑप्शन डी पी अवशोषक फफूंद। तो आपको समय मिल रहा है अब 49 के लिए। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पी अवशोषक फफूंद हो जाएगा। ये वैम या माइक्रोराइजा क्या है साथियों? पी अवशोषक फफूंद। बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 50 की। प्रश्न नंबर 50 में क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 50 में पूछा गया है ट्राइकोडर्मा क्या है? तो ट्राइकोडर्मा क्या है? ऑप्शन नंबर ए लाभदायक कीट, ऑप्शन बी लाभदायक फफूंद, ऑप्शन सी जैविक कवकनाशी, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो आपको बताना है साथियों जो ट्राइकोडर्मा क्या है। आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब। और मैंने एक फंडा बताया था साथियों, जहाँ भी आपका BC बताए, ABC या AD जो भी कुछ आए, इस तरीके से मेरे हिसाब से आप उसको चुनने की कोशिश करना, आपका आंसर लगभग सही ही जाएगा 85 से 90%। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी बी और सी। ट्राइकोडर्मा एक लाभदायक फफूंद भी है और जैविक कवकनाशी भी है। ठीक है साथियों, तो अब हमने 50% को कंप्लीट कर लिया है। और साथियों लगभग जो समय की अवधि है वो भी हमने कहीं ना कहीं 1 घंटे के करीब हमने समाप्त कर लिया है। और 1 घंटे में 50 हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं साथियों हम सही चल रहे हैं।
अभी भी कोशिश करते हैं थोड़ा सा पहले करने की, लेकिन साथियों मेरे करने में और आपके करने में धरती आसमान का फर्क है, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन भी करके चल रहा हूँ, उसके इर्द गिर्द जो भी जानकारी है उसको भी मैं आपको बता के चल रहा हूँ। प्रश्न नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 51 क्या है? प्रश्न नंबर 51 ये है, समान वर्षा की मात्रा के बिंदु को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो समान वर्षा की मात्रा के बिंदु को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? ऑप्शन ए आइसोबत, ऑप्शन बी आइसोटेक, ऑप्शन सी आइसोहेट, ऑप्शन डी आइसोहेल। तो ये चीज आपको याद भी रखनी है और आपका समय भी स्टार्ट हो रहा है साथियों प्रश्न नंबर 51 के लिए। तो साथियों समान वर्षा की मात्रा के बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाएं कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, आइसोहीट। जो रेखाएं हैं वो समान वर्षा की मात्रा के बिंदु को मिलाती है। प्रश्न नंबर 52 की बात करते हैं। मृदा का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का यंत्र है। तो मृदा का अपेक्षित घनत्व याद करने का जो ज्ञात करने का जो यंत्र है, ऑप्शन ए पायरेनोमीटर, ऑप्शन बी पीजोमीटर, ऑप्शन सी मैनोमीटर, ऑप्शन डी पिक्नोमीटर। तो आपको आंसर बताना है साथियों कि मृदा का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का यंत्र इनमें से कौन सा है। आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, मृदा का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं साथियों पिक्नोमीटर से। किससे करते हैं? पिक्नोमीटर से मृदा का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 53 की बात करते हैं। भाजपन, भाजपन जिसको स्टेरिलिटी के नाम से जाना जाता है, तो भाजपन रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ऑप्शन ए विटामिन ए मतलब विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन B5, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो आपको बताना है कि जो भाजपन की जो रोग हो जाता है किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 53 का आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन ई की कमी के कारण भाजपन स्टेरिलिटी रोग हो जाता है। ऐसे ही हड्डियों का सूखना या हड्डियों में कमी जो हो जाती है विटामिन डी की कमी का कारण हो जाती है। यानी आंखों की रोशनी, आंखों में जो दिक्कत हो जाता है विटामिन ए की कमी के कारण हो जाता है। बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी के कारण हो जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो जब आप याद रखोगे तभी तो आपको कुछ होगा। प्रश्न नंबर 54 की बात करते हैं साथियों। विश्व में हाइब्रिड धान विकसित करने वाला प्रथम देश कौन सा था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी चीन। तो विश्व में हाइब्रिड धान विकसित करने वाला प्रथम देश कौन सा था, ये चीज आपको बताना है। आपको मैंने ऑप्शन भी बोल दिए हैं, समय आपका स्टार्ट हो गया है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। विश्व में हाइब्रिड धान विकसित करने वाला जो प्रथम देश साथियों चीन था। और बात करें साथियों क्वालिटी प्रोटीन मक्का पर काम करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो क्वालिटी प्रोटीन मक्का पर काम करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर के.एल. चड्डा, ऑप्शन बी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी डॉक्टर एस.के. वसल, ऑप्शन डी डॉक्टर जे.एस. खुश। तो आपको बताना है, आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो क्वालिटी प्रोटीन मक्का पर काम करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी डॉक्टर एस.के. वसल क्वालिटी प्रोटीन मक्का पर काम करने वाले वैज्ञानिक थे। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 56 की। पृथ्वी के समीपवर्ती जलवायु जहां पादप एवं जंतु निवास करते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए
समिष्ट जलवायु, ऑप्शन बी व्यष्टि जलवायु, ऑप्शन सी बायोस्फीयर, ऑप्शन डी बायोम। तो आपको समय मिल रहा है अब कि पृथ्वी के समीपवर्ती जलवायु जहां पादप एवं जंतु निवास करते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है। आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा साथियों, पृथ्वी के समीपवर्ती जलवायु जहां पादप एवं जंतु निवास करते हैं उसको क्या बोलते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, व्यष्टि जलवायु के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर आपका 57 की। प्रश्न नंबर 57 में क्या है साथियों, उत्तरी भारत में सर्दियों में बरसात, जिसको मावट के नाम से भी जाना जाता है, किसके कारण होती है। तो उत्तरी भारत में सर्दियों में बरसात किसके कारण होती है। ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, ऑप्शन बी उत्तरी पूर्व मानसून के कारण, ऑप्शन सी पश्चिम विक्षोभ के कारण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो साथियों प्रश्न नंबर 57 का समय स्टार्ट हो रहा है अब। तो यहाँ पे जो उपयुक्त सभी वाला फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उपयुक्त सभी वाला फॉर्मूला लगे पता चल जाता है कि यार ये हो ही नहीं सकते। अब जो बरसात की बात हो रही है तो उन्होंने ही सभी सभी मौसम से बरसात हो जाएगी, किसी एक से ही तो होगी, खुद पता चल जाता है कि कौन सा उपयुक्त सभी होगा कौन सा नहीं। तो 57 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत में सर्दियों में बरसात, जिसको मावट बोलते हैं, बरसात जो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। प्रश्न नंबर 58 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 58 में क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 58 ये है, कौन सी बीज की श्रेणी मर्त बीज यानी कौन सी बीज की श्रेणी मार्त बीज मदर सीड कहलाती है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए मूल केंद्रक बीज, ऑप्शन बी आधार बीज, ऑप्शन सी प्रमाणित बीज, ऑप्शन डी पंजीकृत बीज। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न है ज्यादातर सभी प्रश्न बच्चे बीज वाला चैप्टर तो सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन मदर सीड ये बड़ा नया प्रश्न सा आया एकदम से। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मदर यानी आधार, मदर यानी आधार। तो आधार बीज को ही साथियों मार्त बीज यानी मदर सीड की श्रेणी में रखा जाता है। प्रश्न नंबर 59 की बात करें साथियों, ऐसी फसलें जिनके लिए भू परिष्करण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइलेज, ऐसी फसलें जिनके लिए भू परिष्करण क्रियाएं करना आवश्यक है वो क्या कहलाती है, आपको बताना है। ऑप्शन ए एले फसलें, ऑप्शन बी कैच फसलें, ऑप्शन सी नगदी फसलें, ऑप्शन डी एयरबल फसलें। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो आपको समय मिल रहा है अब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऐसी फसलें जिनके लिए भू परिष्करण क्रियाएं करना आवश्यक है वो कहलाती है एरेबल फसलें। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 60 की तरफ चलते हैं साथियों। एक फसल को काटने से पूर्व दूसरी फसल उसी खेत में बोना किसका उदाहरण है। पहले प्रश्न को समझिए। एक फसल को काटने से पूर्व दूसरी फसल खेत में बोना किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए रूटिंग का, ऑप्शन बी सहायक फसल का, ऑप्शन सी रिले फसल का, ऑप्शन डी ले फसल का। तो आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब। तो प्रश्न नंबर 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एक फसल को काटने से पूर्व दूसरी फसल उसी खेत में जो बोना रिले क्रॉपिंग यानी रिले फसल का उदाहरण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 61, मृदा नमी ज्ञात करने का यंत्र है। मृदा नमी
ऑप्शन ए जिप्सम ब्लॉक, ऑप्शन बी टेंसियोमीटर, ऑप्शन सी न्यूटन मॉइस्चर मीटर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बड़ा खतरनाक प्रश्न है और बड़ा इजी भी प्रश्न है साथियों। मृदा नमी ज्ञात निम्न में से किस यंत्र के द्वारा करते हैं? तो इसका समय मिल रहा है आपको अब, और इसमें भी साथियों आपका वही फॉर्मूला काम कर रहा है, उपयुक्त सभी वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उपयुक्त सभी, क्योंकि मृदा नमी जिप्सम ब्लॉक के द्वारा भी ज्ञात करते हैं, टेंसियोमीटर के द्वारा भी ज्ञात करते हैं, और न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर के द्वारा भी मृदा नमी ज्ञात करते हैं। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 62 की। प्रश्न नंबर 62 में क्या है? बालू मृदा में नमी ज्ञात करने का श्रेष्ठ यंत्र कौन सा है? अगर बालू मृदा में हमें नमी ज्ञात, वो तो ऊपर वाला मृदा नमी है, अगर हमें बालू बालू मृदा में नमी ज्ञात करनी है तो उसमें कौन सा यंत्र सबसे अच्छा है? ऑप्शन ए प्रेशर मेम्ब्रेन मीटर, ऑप्शन बी पैन वाष्पन मापी, ऑप्शन सी टेंसियोमीटर, ऑप्शन डी जिप्सम ब्लॉक। तो जिप्सम ब्लॉक। तो आपको समय मिल रहा है अब प्रश्न नंबर 62 के आंसर देने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बालू मृदा में नमी ज्ञात करने का जो श्रेष्ठ यंत्र है टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर है सबसे अच्छा यंत्र। प्रश्न नंबर 63 की बात करते हैं। मृदा रहित अवस्था में पौधे लगाना क्या कहलाता है? ये चीज आपको देखना है। मृदा रहित अवस्था में पौधे लगाना, रहित मतलब रहित का मतलब समझ रहे हो? मृदा रहनी नहीं चाहिए, मतलब मिट्टी की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो उसको क्या कहते हैं? इन्होंने थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया। ऑप्शन ए हाइड्रोपोनिक, ऑप्शन बी वेजिटेबल फोर्सिंग, ऑप्शन सी ग्रीन हाउसिंग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो मेरे हिसाब से तो साथियों इसमें जो है उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि अलग ही सीधा सीधा प्रश्न से आंसर आ रहा है। मृदा रहित मतलब मिट्टी की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो ऐसी अवस्था में पौधे लगाना क्या कहलाता है? तो इस ऐसी अवस्था को साथियों क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी हाइड्रोपोनिक अवस्था कहलाती है। रहित से ही पता चल गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 में क्या पूछा गया है? फसल से प्राप्त कुल उपज एवं फसल द्वारा उपयोग वाष्पोत्सर्जन की मात्रा का अनुपात कहलाता है। बड़ा अजीब प्रश्न है। फसल से प्राप्त कुल उपज एवं फसल द्वारा उपयोग वाष्पोत्सर्जन की मात्रा का अनुपात कहलाता है। ऑप्शन ए खेत की जल उपयोग क्षमता, मतलब खेत की जल उपयोग दक्षता, ऑप्शन बी फसल की जल उपयोग दक्षता, ऑप्शन बी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी दोनों नहीं। बड़े फंसा दिए प्रश्न ने भाई। चलो आंसर इसका आप लोगों से देखते हैं क्या आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फसल से प्राप्त कुल उपज एवं फसल द्वारा उपयोग वाष्पोत्सर्जन की मात्रा का अनुपात कहलाता है फसल की जल उपयोग दक्षता। प्रश्न नंबर 65 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 65 में क्या पूछा गया है? सामान्य मृदा का कण घनत्व पार्टिकल डेंसिटी, यानी सामान्य मृदा का कण घनत्व कितना होता है या कितनी होती है? ऑप्शन ए 1.3 जी प्रति सीसी, या ऑप्शन बी 2.65 जी प्रति सीसी, ऑप्शन सी 3.5 जी प्रति सीसी, या डी 1.0 जी प्रति सीसी। तो आपको बताना है इसका आंसर। समय मिल रहा है आपको अब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सामान्य मृदा का कण घनत्व होता है साथियों 2.65 जी प्रति सीसी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 66 की साथियों। प्रश्न नंबर 66 में कौन सी मृदा का स्थूल घनत्व, जिसको बुल्क डेंसिटी के नाम से जाना जाता है, स्थूल घनत्व
आपको कौन सी मृदा का स्थूल घनत्व ज्यादा होता है? तो आपको बताना है साथियों कौन सी मिट्टी की हमारी स्थूल घनत्व सबसे ज्यादा होती है। ऑप्शन ए सिल्ट, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी बालू, ऑप्शन डी क्षारीय। क्योंकि मृदा मृदा विज्ञान से रिलेटेड आपकी परीक्षा में प्रश्न काफी देखने को मिलेंगे, तो ऐसे प्रश्नों पर आपको फोकस करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इज राइट आंसर यानी स्थूल घनत्व मृदा का मतलब बालू मृदा का स्थूल घनत्व सबसे ज्यादा होता है। बालू मृदा का स्थूल घनत्व सबसे ज्यादा होता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 67 की। प्रश्न नंबर 67 में क्या है? जलोढ़ मृदा का निर्माण कौन सी मृदा समूह से होता है? बड़ा बढ़िया प्रश्न है भाई। जलोढ़ मृदा का निर्माण कौन सी मृदा समूह से होता है? ये जो भाई मृदा के समूह है, इनमें से कौन से समूह से होता है जलोढ़ मृदा का निर्माण? ऑप्शन ए वर्टिसोल, ऑप्शन बी ऑक्सीसोल, ऑप्शन सी एरिडोसोल, ऑप्शन डी एंटीसोल। अब बताइए साथियों जलोढ़ मिट्टी का कौन से समूह से निर्माण करोगे? आपको समय मिल रहा है अब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है ये होता है एंटीसोल मृदा के समूह से। ठीक है साथियों, जलोढ़ मृदा का निर्माण किसके समूह से होता है? एंटीसोल मृदा समूह से। बात करते हैं प्रश्न नंबर 68 की। पृथ्वी की ऊपरी परत पर कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो पृथ्वी की ऊपरी परत पर सबसे अधिक कौन सा ज्यादा पाया जाता है? तत्व की बात हो रही है। ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी लोहा। तो प्रश्न नंबर 68 का आंसर आपको बताना है। तो सीधी सी बात है साथियों, पृथ्वी की ऊपरी परत पर ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन तत्व की मात्रा सबसे अधिक है। बात करें साथियों प्रश्न नंबर 69 की 69, भारत में कौन से समूह की मृदा सर्वाधिक क्षेत्र पर है? बड़ा बढ़िया प्रश्न है। अभी तो जलोढ़ मृदा का निर्माण पूछ लिया था कौन से समूह में? एंटीसोल में। लेकिन अभी इन्होंने पूछ लिया कि भारत में कौन से समूह की मृदा सर्वाधिक है। तो जलोढ़ मृदा, ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी मरसूली मृदा, ऑप्शन सी काली मृदा, ऑप्शन डी लाल मृदा। भाई मेरे हिसाब से तो आंसर सबने लगा दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, भारत में जो सबसे अधिक जो मृदाएं हैं वो जलोढ़ मृदा सबसे अधिक है और इसी समूह की भी मिट्टी सबसे अधिक है। बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 70 की। कौन से मृदा समूह की जल धारण क्षमता अधिक है? कौन से मृदा समूह की जल धारण क्षमता सबसे अधिक है? ऑप्शन ए एंटीसोल, ऑप्शन बी वर्टिसोल, ऑप्शन सी एल्फिसोल, ऑप्शन डी एरिडोसोल। तो आपका समय स्टार्ट हो रहा है। अब वहां तो बताया था कि जो जलोढ़ मृदा वाला होगा एंटीसोल वाला आंसर हो गया, लेकिन अब इसमें मृदा का समूह बताना है जिसमें जल धारण की क्षमता सबसे अधिक हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? वर्टिसोल जो है मृदा समूह, इसमें जो है जल धारण क्षमता की सबसे अधिक क्षमता होती है। प्रश्न नंबर 71 की बात करते हैं। एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया? ये तो मैंने मॉर्निंग में ही मैंने अपने नोट्स में जो लिख रखा था उसी से बताया था। तो एग्रोनॉमी सीधी सी बात है, ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी फ्रेंच। तो आपको आंसर बताना है और आंसर सभी का आ गया भी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ग्रीक भाषा से। मैंने बताया था जो कल्चर वाले हैं वो लैटिन और जो ज्यादातर वायु वाले आ रहे हैं ज्यादातर वो सब काय में पहुंच जाएंगे ग्रीक। एक दो अपवाद है। प्रश्न नंबर 72 की बात करें साथियों, धान की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान कितना होना चाहिए? भाई भारत में सबसे अधिक धान की खेती और गेहूं की खेती हो रही है और इनके पीएच मान नहीं पता तो फिर आप टीए कैसे बनोगे या आप एग्रीकल्चर के एग्जाम को किसी को भी कैसे आप क्वालिफाई कर पालोगे? तो साथियों इसका पीएच मान आपको बताना है। ऑप्शन ए 4 से 6, ऑप्शन बी 6 से 7, ऑप्शन सी 7 से 8, ऑप्शन डी 8.5 से अधिक।
तो धान की खेती के लिए मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो प्रश्न नंबर 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। धान की खेती के लिए मृदा का जो पीएच मान होना चाहिए 4 से 6 के बीच में होना चाहिए, 4 से 6 के बीच में। प्रश्न नंबर 73 की एग्रोसीन GN एक है, एग्रोसन GN एक है। ऑप्शन ए खरपतवारनाशी, ऑप्शन बी फफूंदनाशी, ऑप्शन सी कीटनाशी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब भाई देख लो आंसर क्या हो सकता है, इसका समय मिल रहा है आप लोगों को। तो एग्रोसेन GN आपको बताना है कि क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फफूंदनाशी है एग्रोसेन। एग्रोसेन GN क्या है? एक फफूंदनाशी है। प्रश्न नंबर 74 की बात करते हैं साथियों। धान की मिट्टी रहित माध्यम में उगने वाली विधि को क्या कहते हैं? अब इस बात को पर्सन को समझना पड़ेगा। धान की मिट्टी रहित मध्यम में उगने वाली या उगाने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गीली क्यारी विधि, ऑप्शन बी सूखी क्यारी विधि, ऑप्शन सी डेपोक विधि, ऑप्शन डी ए और बी। अब देख लो साथियों इसका आंसर क्या होगा, आप लोगों के लिए समय मिल रहा है। भाई मेरे हिसाब से और सिस्टम भी कह रहा है जो धान की मिट्टी रहित, कहने का मतलब है अगर हमें मिट्टी ना लेनी हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डेपोक विधि, मिट्टी रहित। ठीक है साथियों, डेपोक विधि में हमारी धान की मिट्टी रहित उगाने वाली विधि है हमारी डेपोक विधि। बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 75 की। बस धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, आप हिम्मत मत हारो। ज्यादा परेशान हो गए तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पानी वानी पी के फिर बैठ जाओ। धान की फसल में काम मतलब धान की फसल में काम लिया जाने वाला सामान्यतः खरपतवारना मतलब खरपतवार नाशी है। ये खरपतवार नाशी लिख रहा है। धान की फसल में काम लिया जाने वाला सामान्यतः खरपतवार नाशी है। कहने का मतलब ये हुआ अगर धान की फसल में कोई खरपतवार लग गए तो उसमें जो खरपतवार नाशी यानी जो दवाई डालते हो कौन सी है? ऑप्शन ए ब्यूटाक्लोर, ऑप्शन डी 2,4-D, ऑप्शन सी एट्राजिन, ऑप्शन जी डी सिमाजिन। तो आपको बताना है, समय आपका स्टार्ट हो गया है और मुझे लग रहा है ये प्रश्न आपके पेपर में छप गया। तो धान की फसल में काम में लिया जाने वाला सामान्य खरपतवार नाशी ये ब्यूटाक्लोर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 76 की बात करते हैं। धान की खेती में कौन सी गैस निकलती है? CO2, CH4, N2, O2। अब बताइए साथियों। तो भाई जो मैंने तो आपको बता दिया था मॉर्निंग में कि थोड़ा सा केमिस्ट्री के कुछ फॉर्मूले याद रख लेना, और अब वही फॉर्मूले उसमें से पूछा गया। अब सबको पता धान की खेती में से निकले था मेथेन गैस है, लेकिन मेथेन गैस का सूत्र भी तो याद होना चाहिए कौन सा है। ये भी तो कमाल की बात है, और दिमाग से सोचोगे तो इतनी बड़ी बात भी ना है। अगर मेथेन गैस का सूत्र याद नहीं हो रहा तो सीधी सी बात है O2 ऑक्सीजन हो गया, ये नहीं है। N2 नाइट्रोजन हो गया, ये भी नहीं है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, ये भी नहीं है। तो बचा क्या? CH4 ही तो बचा। CH4 यानी मीथेन का सूत्र हो गया ये हमारा 76। इस तरीके से आपको ऑप्शन भी दे आने चाहिए काटने। बात करते हैं प्रश्न नंबर 77 की। प्रश्न नंबर 77 में क्या पूछा गया है? धान की खेती फसल के लिए कौन सा तत्व आवश्यक पोषक तत्व के लिए? धान की खेती फसल के लिए कौन सा तत्व आवश्यक पोषक तत्वों के लिए के अलावा लाभदायक है? अच्छा, कहने का मतलब ये है अगर धान की खेती के लिए जो आवश्यक तत्व जो पोषक तत्व के अलावा कौन सा पोषक तत्व लाभदायक है? भाई एक तो होता है कि भाई इनकी कंपलसरी है, इनकी तो हमें जरूरत है ही, लेकिन जिनकी प्रोबेबिलिटी है नहीं है उनमें से भी हमें कौन सी की जरूरत पड़ती है? तो ऑप्शन ए Fe,
ऑप्शन बी Mn, ऑप्शन सी Zn, ऑप्शन डी Si। तो साथियों ये भी वही वाली केमिस्ट्री का बात आ गया। तो कुछ के आपको ये भी याद रखना है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों Si, शायद सिलिकॉन बोलते होंगे इसको, देख लेंगे हम इसको। तो Si की हमारी जरूरत पड़ेगी, लेकिन बच्चे इसको क्या करते, इसको लगा देते Zn को, जबकि जिंक है यू तो आवश्यक पोषक तत्व है, यू हमारा आवश्यक पोषक तत्व है, लेकिन वो बोल रहा आवश्यक पोषक तत्व के अलावा। अलावा का मतलब समझे कि जिसकी जरूरत तो पड़ती है लेकिन कम पड़ती है, तो वो कौन सा है साथियों, ऐसा ही है। ये चीज आपको प्रश्नों को देख कर करना है, वहाँ आंख खोल कर दिमाग को सही से करके, और नहीं तो पता चले अरे हम तो जिंक लगा के आ गए, हमने तो अलावा पढ़ा ही ना, और आपका अलावा बाद में लावा बन जाएगा। प्रश्न नंबर 78 की बात करते हैं साथियों। बस देखो मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने की, भी टाइम भी ले रहा हूँ और समय भी दे रहा हूँ, बाकी आपका मन है आप कैसे पढ़ाई करो। धान की फसल में निम्न में से किस प्रकार के उर्वरक का प्रयोग वर्जित है। वर्जित का मतलब ये है कि हम ऐसे उर्वरक का प्रयोग कर ही नहीं सकते, समझ रहे हो, वर्जित। तो ऑप्शन ए नाइट्रेट, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी पोटास, ऑप्शन डी यूरिया। अब समझ में बात आ रही है भाई क्या कह रहा है। तो धान की फसल में निम्न में से किस प्रकार के उर्वरक का प्रयोग वर्जित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों नाइट्रेट। क्या हो जाएगा इसका आंसर, नाइट्रेट। धान की फसल में नाइट्रेट उर्वरक का प्रयोग वर्जित है। ऑप्शन नंबर 79 यानी 79, खरपतवार रहित शुद्ध बीज बोना खरपतवारों की रोकथाम का किस तरह का उपाय कहलाता है। भाई खरपतवार रहित शुद्ध बीज बोना खरपतवार की रोकथाम का किस तरह का उपाय कहलाता है। ऑप्शन ए उन्मूलन, ऑप्शन बी निरोधात्मक उपाय, ऑप्शन सी रासायनिक, ऑप्शन डी जैविक नियंत्रण। तो आपको बताना है साथियों, खरपतवार रहित का मतलब ये है कि जो भी हम जैसे गेहूं का बीज ले लिया तो गेहूं के दाने होने चाहिए उसमें ऐसे नहीं गेहूं के मामा का दाना आ गया या कोई और कुछ आ गया। तो जो फसल हम बो रहे हैं उसी का बीज अगर हम बो रहे हैं और उसको क्या कहलाते हैं, तो खरपतवार रहित शुद्ध बीज का बोना खरपतवार की रोकथाम का किस तरह का उपाय कहलाता है। 79 का आंसर हो जाएगा निरोधात्मक उपाय। निरोधात्मक उपाय कहलाता है ऐसा जो पूरी की पूरी शुद्ध बीज बोई जाए। प्रश्न नंबर 80, निम्न में से शिवालिक किस्म है, ये वैरायटी से रिलेटेड पूछ लिया। ऑप्शन ए मूंग की, ऑप्शन बी मोठ की, ऑप्शन सी उड़द की, ऑप्शन डी मसूर की। बड़ा बढ़िया प्रश्न पूछा है, शिवालिक किस्म पूछ ली भैया कौन सी फसल की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो शिवालिक जो फसल है प्रश्न नंबर 80 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, मसूर हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों, मसूर। भाई ऐसा तो नहीं है मैं आप लोगों को समय नहीं दे रहा पढ़ने का, भाई देखो आप लोगों को तो समय मिल रहा है। मैं 81% को देख रहा हूँ, हो सकता है आपने 81 पहले सोल्व कर लिया हो, तो इसलिए मैं समय उसी हिसाब से दे रहा हूँ जो मेरा भी काम चल जाए आपका भी काम चल जाए। प्रश्न नंबर 81, सोयाबीन का उत्पत्ति स्थल है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी मैक्सिको। अब आपको बताना है साथियों सोयाबीन का उत्पत्ति स्थल या स्थान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सोयाबीन का जो उत्पत्ति जो स्थल माना जाता है चीन को माना जाता है। 82 का बात करते हैं, प्रश्न नंबर 82 की, सोयाबीन में प्रमुख खरपतवार नाशी प्रयोग करते हैं। अब सोयाबीन की बात हो रही, धान की नहीं, सोयाबीन की। तो ऑप्शन ए एलोक्लोर, ऑप्शन बी बेसालीन, ऑप्शन सी 2,4-D, ऑप्शन डी एट्राजीन। अब हम बात करेंगे सोयाबीन की, अगर हम फसल कर रहे हैं और उसमें हम खरपतवारी नाशी का प्रयोग करेंगे तो कौन सी दवा डाल लेंगे।
तो उसमें साथियों आपको समय मिल रहा है, पहला आप भी सोच लीजिए। तो उसमें साथियों ऑप्शन नंबर डी मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सोयाबीन में अगर हम खेती करते हैं और खरपतवारों को नष्ट करना है तो एलाक्लोर दवा का यूज हम करेंगे। बात करते हैं साथियों 83, क्रूसीफेरी कुल का प्रमुख रोग है। ऑप्शन ए विल्ट, ऑप्शन बी झुलसा, ऑप्शन सी सफेद रोली, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भाई क्रूसीफेरी का पूछ लिया, यू पूछ लिया इसने क्रूसीफेरी यानी सरसों परसों का पूछ लिया, सरसों परसों से रिलेटेड पूछ लिया इसने। तो इससे रिलेटेड आपको बताना है साथियों क्रूसीफेरी कुल का प्रमुख रोग क्या है। तो आपको समय मिल रहा है, अब आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्रूसीफेरी कुल का जो प्रमुख रोग हो जाएगा सफेद रोली, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बस धीरे धीरे पहुंच लिए अब मत आ रहा हो हिम्मत, मुश्किल से 10-12 मिनट का काम रह रहा, 10 से 15 मिनट का। प्रश्न नंबर 84, सरसों की सफेद रोली व्याधि नियंत्रण हेतु रासायन काम में लेते हैं। भाई अगर सरसों की फसल में सफेद रोली जो रोग लग गया है, अब उसको हमें नियंत्रण करना है, उसको रोकथाम करनी है, तो कौन से रासायन का प्रयोग करेंगे, यही तो बात पूछ रहा है। ऑप्शन ए एप्रोन एसडी, ऑप्शन बी रिडोमिल, ऑप्शन सी कैप्टान, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों हो सकता है, देख लीजिए, समय दे रहा हूं मैं तो आपको। प्रश्न नंबर 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। भाई वाह, ए और बी दोनों इसका आंसर राइट है। यानी सरसों की सफेद रोली अगर रोग लगा है उसमें एप्रोन एसडी और रिडोमिल दोनों ही दवा का यूज हम करके इस रोग को खत्म कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 85 की बात करते हैं साथियों, हेलियम थमस हेलियंथस एंस वनस्पतिक नाम है। तो हेलियंथस एनस वनस्पतिक नाम किसका है, अलसी का, कुसुम का, सूरजमुखी का, मसूर का। अब आपको समय मिल रहा है साथियों 85% के लिए। जो है एलियंथस एनस जो वैज्ञानिक नाम है साथियों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सूरजमुखी का है। सूरजमुखी का जो एलियंथस एनस वैज्ञानिक नाम है। प्रश्न नंबर 86 की बात करते हैं, सूरजमुखी की फसल का प्रमुख शत्रु है, शत्रु यानी दुश्मन। अब कीट ही होएगा भाई, कीट ही होएगा। ऑप्शन नंबर ए फोर्ड फ्लाई, ऑप्शन बी फली छेदक, ऑप्शन सी तोता, ऑप्शन डी मोइला। अब आपको समय मिल रहा है साथियों 86% के लिए, बताइए। बस पहुंच लिया हम अपनी मंजिल के करीब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों तोता। सूरज की मतलब सूर्य मतलब सूरजमुखी की फसल का प्रमुख शत्रु क्या है साथियों, तोता है। क्या है, तोता। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 87 की, फोलाइडी बीमारी किससे संबंधित है। तो फोलाइडी क्या नाम है साथियों, मैं भी थोड़ा सा लगातार पढ़ रहा हूँ तो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो रहा हूँ, लेकिन ये चीज सही नहीं है। तो फाइलोडी जो बीमारी किससे संबंधित है, तो फाइलोडी जो बीमारी है ऑप्शन ए तिल, ऑप्शन बी तारामीरा, ऑप्शन सी मूंग, ऑप्शन डी अरंडी। तो आपको बतानी है साथियों जो फाइलोडी बीमारी है वो किस फसल से संबंधित है। आपको समय मिल रहा है अब। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, जो फाइलोडी बीमारी है वो साथियों तिल से संबंधित है। किससे, तिल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 88, RGC 936 जो वैरायटी है वो किस फसल की है। ऑप्शन ए चने, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी ग्वार, ऑप्शन डी मूंगफली। देखो भाई मैं तो पढ़ तो साथ ही समझ गया, लेकिन अब हम आपका अनुभव देखते हैं कि क्या इसका राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों RGC 936 जो वैरायटी है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ग्वार की है। किसकी, ग्वार की फसल की है।
ऑप्शन नंबर 89 यानी 89वां प्रश्न, जीवाणु झुलसा रोग का निदान है। अगर जीवाणु झुलसा रोग लगता है तो उसको हम किस तरीके से या किस रसायन से रोकथाम कर सकते हैं। ऑप्शन ए बवस्टीन के कारण, ऑप्शन बी थायरम के कारण, ऑप्शन सी कैरोथेन के कारण, ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के कारण। तो जीवाणु झुलसा रोग का निदान हम किस तरीके से कर सकते हैं, समय आपको मिल रहा है अब साथियों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जीवाणु झुलसा रोग का निदान हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के कारण हम उसके द्वारा हम क्या जीवाणु झुलसा रोग का निदान कर सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 90 की। इपेरिकेनिया मेलानोलिका जैविक नियंत्रण में प्रभावी है। मैं देखो कुछ नाम हो जा हमसे भी गड़बड़ी, कभी आप हमें बिल्कुल ही सोचो। तो इपेरिकेनिया मेलानोलिका जैविक नियंत्रण प्रभावी है। ऑप्शन ए धान के तनाछेदक में, ऑप्शन बी गन्ना के तनाछेदक में, ऑप्शन सी गन्ना के पायरेलिया में, ऑप्शन डी मक्का के तनाछेदक में। अब आपको समय मिल रहा है 90वें प्रश्न के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, गन्ने में अगर पायरेलिया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। गन्ने में पायरेलिया लग जाता है तो इपेरिकेनिया मेलानोलिका जैविक नियंत्रण किया जाता है। प्रश्न नंबर 91 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 91 क्या है, कपास का उत्पत्ति स्थान कौन सा है। कपास का उत्पत्ति स्थान बताना है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी मैक्सिको, ऑप्शन डी ब्राजील। कपास का उत्पत्ति स्थान, तो इसका आंसर आपको बताना है 91 नंबर का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कपास का उत्पत्ति स्थान अपना प्यारा भारत ही है। प्रश्न नंबर 92 की बात करते हैं। अमेरिकन कपास, निम्न में से अमेरिकन कपास कौन सी है। ऑप्शन ए गोसिपियम ओरेवेरियम, ऑप्शन बी गोसिपियम हर्बेसियम, ऑप्शन सी गोसिपियम हिरेस्टम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको समय मिल रहा है साथियों इसका आंसर चुनने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अमेरिकन जो कपास है उसको बोला जाता है गोसिपियम हिरसुटम, गोसिपियम हिरसुटम के नाम से जाना जाता है अमेरिकन कपास को। प्रश्न नंबर 93 की बात करते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल उगाई जाने वाली कपास कौन सी है। अब भाई ऐसा ही प्रश्न आ गया है। ऑप्शन ए गोसिपियम बारबेंडंस, ऑप्शन बी गोसिपियम हर्बेसियम, ऑप्शन सी गोसिपियम हिरसुटम, ऑप्शन डी गोसिपियम अर्बोरियम। अब बताना साथियों इनमें से जो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल उगाई जाने वाली कपास की कौन सी है। तो 93% का जवाब आप लोगों को देना है और इसका राइट आंसर भी साथियों यही है, गोसिपियम हिरसुटम। यही आपकी अमेरिकन कपास भारत में सर्वाधिक उगाई जाती है। प्रश्न नंबर 94 की बात करते हैं। घन लक्ष्मी जो वैरायटी है किस फसल की है। ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी ग्वार, ऑप्शन डी मक्का। तो घन लक्ष्मी जो वैरायटी आपको बताना है। आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब। तो साथियों अभी हमने जो 2 प्रश्न पढ़े हैं इसी की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कपास की ही घन लक्ष्मी वैरायटी है। बात करते हैं साथियों 95 नंबर की। बीटी कपास में 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या हम कितनी रखते हैं। तो ऑप्शन ए 60,000, ऑप्शन ए ये हो जाएगा आपका 1,60,000, ऑप्शन सी 10,000, ऑप्शन डी ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 लाख। तो आपको आंसर बताना है साथियों अब।
बीटी का पास में 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या कितनी रखते हैं। आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 10,000। 10,000 पौधों की संख्या रखते हैं बीटी का पास में 1 हेक्टेयर में। प्रश्न नंबर 96 की बात करते हैं। कपास का प्रमुख खरपतवार नाशी जो है, ऑप्शन ए 2,4-D, ऑप्शन बी बेसालिन, ऑप्शन सी ड्यूरोन, ऑप्शन डी एट्राजीन। कपास का प्रमुख खरपतवार नाशी कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर आपको देना है, समय मिल रहा है अब। अगर कपास की खेती करते हो और उसमें खरपतवार लग जाते हैं तो उसमें साथियों हमें ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ड्यूरोन ये दवा आती है इस नाम से, इसका हम यूज करेंगे खरपतवार नाशी को खत्म करने के लिए। प्रश्न नंबर 97 की बात करते हैं। कपास की लटों का नियंत्रण करते हैं। तो कपास की लटों का नियंत्रण करते हैं ऑप्शन ए NBV @ 250 से 500 लीटर प्रति हेक्टर, ऑप्शन बी बीटी कॉटन की किस्में उगाकर, ऑप्शन सी बीटी गोल का छिड़काव द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो कपास की लटों का नियंत्रण हम करते हैं। प्रश्न नंबर 97 का आंसर आपको देना है और वही फॉर्मूला हमारा काम कर रहा है, उपयुक्त सभी वाला। यानी कपास की लटों का नियंत्रण हम करते हैं NBP @ 250 से 500 लीटर प्रति हेक्टर द्वारा, बीटी कॉटन की किस्में उगाकर, बीटी गोल का छिड़काव करके सभी पर हमें कपास की लटों पर नियंत्रण कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 98 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 98 क्या है? कपास का प्रमुख जो शत्रु है वो क्या कहलाता है? तो कपास का जो प्रमुख शत्रु है वो क्या कहलाता है? आपको समय मिल रहा है अब, और मैं ऑप्शन भी बोल रहा हूँ। ऑप्शन ए अमेरिकन सुंडी, ऑप्शन बी गुलाबी सुंडी, ऑप्शन सी धब्बेदार सुंडी, ऑप्शन डी रेड बग। तो इसका आंसर आपको बताना है कपास का प्रमुख शत्रु। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों अमेरिकन सुंडी कहा जाता है कपास का प्रमुख शत्रु को। बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर आपका कपास 99 प्रश्न नंबर है। कपास में कौन सा कीट जैविक नियंत्रण हेतु प्रभावित है? ऑप्शन ए कोटेशिया फ्लेविस, ऑप्शन बी एरिफिकेनिया मेलानेसिका, ऑप्शन सी क्राइसोप्रिला कॉर्निया, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपको देना है। इसमें वो फंडा नहीं काम कर रहा है क्योंकि कौन सा कीट जैविक नियंत्रण, कीट की बात हो रही, कौन सा कीट, सब कीट तो हो नहीं सकते, एक ही कीट की बात हो रही है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्राइसोप्रिला कॉर्निया जो कीट है उसके द्वारा जैविक नियंत्रण किया जा सकता है कपास में। बात करते हैं साथियों 100% की, यानी 100वें नंबर प्रश्न की। और बरसीम में राइजोबियम की कौन सी प्रजाति काम में लेते हैं? अगर हम बरसीम की खेती करते हैं राइजोबियम की कौन सी प्रजाति काम में लेते हैं? ऑप्शन ए आर ट्रिफली, ऑप्शन बी आर मिलेटलोटी, और ऑप्शन सी जे जोपोनिकम, ऑप्शन डी आर लेग्यूमिनेसी। तो इसका आंसर आपको बताना है। आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बरसीम की राइजोबियम की कौन सी प्रजाति काम में ली जाती है? तो आर ट्रोफुली प्रजाति काम में ली जाती है। तो साथियों बहुत ही मेहनत से कंटिन्यू आपको ये मॉक टेस्ट मैंने प्रोवाइड कराया है। अब मैं आपकी ईमानदारी देखना चाहता हूँ और लेवल भी मुझे बताना मॉक टेस्ट का लेवल कैसा था। और साथियों संभावित ऐसे ही प्रश्न आने के पूरी मुझे उम्मीद है और इस मॉक टेस्ट में से भी काफ़ी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इसलिए एक बार अगर मॉक टेस्ट समझ में ना आया हो तो दूसरी बार इसकी स्पीड बढ़ा के आप जरूर देख लेना, लेकिन वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे तो आपको बहुत हद तक लाभ मिलेगा। और साथियों अगर आपके अच्छे कमेंट आते हैं, अच्छे सुझाव आते हैं तो हम आपको नेक्स्ट ऐसे ही 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लेकर फिर आएंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट आपके अच्छे होने चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। आपके जो भी साथी हैं उन तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचा दें। ठीक है साथियों,
इन्हीं वाणी के साथ में इस मॉक टेस्ट को मैं आज यहीं समाप्त कर रहा हूं। अब आप अपने क्वेश्चन को काउंट कर लीजिए कि टोटल आपने कितने पर्सन करे हैं, कितने गलत किए हैं। फिर कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, आफ्टर नेगेटिव मेरे क्वेश्चन इतने सही है वो सब हमें बताना। भाई बताओगे तो भी भला, नहीं बताओगे आपका नुकसान। मैं टीए बनूंगा, मैं तो बना पड़ा हूँ। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।